गोलीय दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब को हम आरेख बनाकर आसानी से समझ सकते हैं। कैसे? आइए समझते हैं। जब हम एक सीमित आकार की वस्तु लेते हैं तो इसका प्रत्येक छोटा भाग एक बिंदु स्रोत की भांति कार्य करता है। इन बिंदुओं से अनंत प्रकाश किरणें उत्पन्न होती हैं। किरण आरेख बनाने के लिए हम ऐसी किरणों का चयन करते हैं जिनकी दर्पण से परावर्तन के बाद दिशा का पता लगाना आसान हो। जैसे दर्पण के मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस F से गुजरती है या उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से अपसरित होती प्रतीत होती है। अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर के मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण अथवा उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की ओर निर्देशित प्रकाश किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर लौटती है। अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण या उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस परावर्तित हो जाती है। जो प्रकाश किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती है वो दर्पण की सतह या पृष्ठ पर अभिलंबवत पड़ती है, यानी दर्पण के पृष्ठ पर 90 अंश के कोण पर पड़ती है और इसीलिए वो अपने ही पथ पर परावर्तित हो जाती है। क्योंकि किसी भी दर्पण के पृष्ठ पर 90 अंश पर आपतित होने वाली किरण उसी पथ पर यानी 90 अंश पर वापस चली जाती है। अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण के ध्रुव की ओर मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में आपतित किरण तिर्यक दिशा में ही परावर्तित होती है। याद रहे, परावर्तन के नियम के अनुसार सभी अवस्थाओं में आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आरेख बनाने के लिए हम सुविधा अनुसार इन्हीं में से किन्हीं दो किरणों को चुनते हैं। यदि वस्तु अवतल दर्पण के सामने अनंत दूरी पर होती है तो वस्तु AB से आने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं और परावर्तन के बाद ये प्रकाश किरणें फोकस से गुजरती हैं। अतः वस्तु का प्रतिबिंब फोकस बिंदु F पर बनता है। प्रतिबिंब बहुत छोटा, वास्तविक तथा उल्टा बनता है। जब वस्तु AB वक्रता केंद्र C के बाहर यानी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में कहीं रखते हैं तो A से मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण AM अवतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से परावर्तित होकर फोकस बिंदु F से गुजरती है। A से दूसरी प्रकाश किरण AN जो अवतल दर्पण की ओर जाते हुए दर्पण के वक्रता केंद्र C से गुजरती है, अवतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से परावर्तित होकर उसी रास्ते यानी AN से वापस आ जाती है। जिस बिंदु पर
ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को काटती हैं। वहीं पर बिंब AB का प्रतिबिंब A', B' बनेगा। प्रतिबिंब छोटा, वास्तविक, उल्टा और C और F के बीच बनता है। जब वस्तु AB वक्रता केंद्र C पर रखी हो तो A से मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण AD अवतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से परावर्तन के बाद फोकस F से गुजरती है। A से दूसरी प्रकाश किरण AE जो कि F से गुजरती है, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर लौटती है। A' बिंदु पर ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को काटती हैं। वहीं पर वस्तु AB का प्रतिबिंब A', B' बनता है। प्रतिबिंब A', B' वस्तु के आकार के बराबर, उल्टा तथा वास्तविक बनता है और वक्रता केंद्र पर ही बनता है। जब वस्तु AB फोकस बिंदु F और वक्रता केंद्र C के बीच रखी हो तो A से मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण AD अवतल दर्पण MN के परावर्तक पृष्ठ से परावर्तन के बाद फोकस बिंदु F से गुजरती है। A से एक अन्य प्रकाश किरण AE जो C को A से मिलाकर आगे बढ़ाने पर प्राप्त होती है, अवतल दर्पण की ओर जाती है तथा दर्पण से परावर्तित होकर वापस उसी पथ यानी AE पर लौट जाती है। ये दोनों प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद एक दूसरे को A' बिंदु पर काटती हैं। वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब A', B' उल्टा, वास्तविक, बड़ा और C से परे बनता है। जब वस्तु AB फोकस बिंदु पर स्थित हो तो A से एक प्रकाश किरण AD मुख्य अक्ष के समांतर जाती है और परावर्तन के बाद फोकस बिंदु F से गुजरती है। A से दूसरी प्रकाश किरण AE जो C को A से मिलाकर आगे बढ़ाने से प्राप्त होती है, अवतल दर्पण की ओर जाती है और परावर्तन के बाद उसी रास्ते वक्रता केंद्र C से वापस लौट जाती है। किरण EA और किरण DB एक दूसरे के समांतर गमन करती हैं और ये दोनों प्रकाश किरण EA और DB अनंत पर जाकर मिलेंगी और तब वस्तु का बहुत बड़ा, उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब अनंत दूरी पर बनेगा। जब वस्तु AB दर्पण और फोकस बिंदु F के मध्य कहीं भी स्थित हो तो A से एक प्रकाश किरण AD मुख्य अक्ष रेखा के समांतर दर्पण की ओर जाती है और परावर्तन के बाद फोकस बिंदु F से गुजरती है। A से एक अन्य प्रकाश किरण AE जो कि C को A से मिलाकर आगे बढ़ाने पर प्राप्त होती है, परावर्तन के बाद उसी रास्ते वापस आ जाएगी। ये दोनों ही किरणें
दर्पण की दूसरी तरफ जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, वहीं पर वस्तु का सीधा, आभासी और बड़ा प्रतिबिंब A', B' बनेगा। तो हमने क्या सीखा? चलो एक बार दोहरा लेते हैं। अवतल दर्पण। जब वस्तु की स्थिति अनंत पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति फोकस F पर होगी। प्रतिबिंब का आकार अत्यधिक छोटा यानी बिंदु आकार होगा और प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक और उल्टी होगी। जब वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र C से परे हो तो प्रतिबिंब की स्थिति F तथा C के बीच होगी। प्रतिबिंब का आकार छोटा और प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक और उल्टी होगी। जब वस्तु की स्थिति C पर होगी तो प्रतिबिंब की स्थिति भी C पर ही होगी। प्रतिबिंब का आकार समान आकार और प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक और उल्टी होगी। जब वस्तु की स्थिति F तथा C के बीच हो तो प्रतिबिंब की स्थिति C के परे होगी। प्रतिबिंब का आकार बड़ा यानी विवर्धित होगा और प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक और उल्टी होगी। जब वस्तु की स्थिति F पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर होगी। ऐसे में प्रतिबिंब का आकार असीमित रूप से बड़ा होगा और प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक एवं उल्टी होगी। जब वस्तु की स्थिति दर्पण ध्रुव P तथा फोकस F के बीच हो तो प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के पीछे होगी। प्रतिबिंब का आकार बड़ा होगा और प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी और सीधी होगी। तो साथियों, अब तक तो हम जान चुके हैं कि जब वस्तु फोकस बिंदु पर हो तो अवतल दर्पण के द्वारा हम प्रकाश किरणों का समांतर पुंज प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए अवतल दर्पणों का उपयोग टॉर्च, सर्च लाइट और वाहनों की हेडलाइट में किया जाता है। अवतल दर्पण द्वारा सीधा, बड़ा, आभासी या उल्टा, वास्तविक और छोटा या फिर बड़ा प्रतिबिंब बना सकते हैं। शेविंग दर्पण भी अवतल दर्पण होता है जिसमें चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखा जा सकता है। ग्रहों और तारों आदि का अध्ययन करने के लिए दूरदर्शी में बड़े-बड़े अवतल दर्पणों का प्रयोग कर उनसे स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। दंत विशेषज्ञ अवतल दर्पण का उपयोग मरीज के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े-बड़े अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। क्यों, है ना ये नई जानकारी? अब जरा सोचो, यदि वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने रखा हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा? चलो इसे हम करके देखते हैं। एक उत्तल दर्पण लीजिए, इसे एक हाथ में पकड़िए। अब दूसरे हाथ में एक सीधी नोकीली खड़ी पेंसिल पकड़िए और अब पेंसिल को दर्पण से धीरे धीरे दूर ले जाइए। हम देख रहे हैं प्रतिबिंब हमेशा छोटा, आभासी और सीधा बन रहा है। ध्यान दे रहे हैं ना आप? चलो उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति को किरण आरेख द्वारा भली भांति समझते हैं। जब वस्तु
उत्तल दर्पण के सामने अनंत पर होती है, तब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर उत्तल दर्पण पर आपतित होती हैं। ये किरणें परावर्तन के बाद अपसरित यानी डाइवर्ज हो जाती हैं, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि ये किरणें फोकस बिंदु F से आ रही हैं और फोकस पर वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। यदि वस्तु AB को उत्तल दर्पण के सामने अनंत तथा दर्पण के ध्रुव P के बीच कहीं भी रखा जाए, तो वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की एक किरण दर्पण पर आपतित होगी और परावर्तन के बाद दर्पण के दूसरी तरफ फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। A से एक अन्य प्रकाश किरण वक्रता केंद्र C की ओर जाती है और दर्पण पर आपतित होती है तथा परावर्तन के बाद उसी रास्ते वापस लौटती है। ये C से आती प्रतीत होती है। जिस बिंदु A' पर ये प्रकाश किरणें एक दूसरे को काटती प्रतीत होती हैं, वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण के सामने वस्तु AB अनंत और दर्पण के बीच कहीं भी रखी हो, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे दर्पण ध्रुव P और फोकस F के बीच बनता है। ये प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा और आकार में वस्तु से छोटा होता है। साथियों, अभी तक हमने उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के बारे में जो कुछ सीखा, क्या आपको याद है? थोड़ा थोड़ा। चलो एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। यदि वस्तु की स्थिति अनंत पर हो, तो प्रतिबिंब की स्थिति फोकस F पर दर्पण के पीछे होती है। प्रतिबिंब का आकार अत्यधिक छोटा यानी बिंदु आकार और प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी तथा सीधी होती है। यदि वस्तु की स्थिति अनंत और दर्पण ध्रुव P के बीच होती है, तो प्रतिबिंब की स्थिति P तथा F के बीच यानी दर्पण के पीछे और प्रतिबिंब का आकार छोटा और प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी और सीधी होती है। अब जरा ये बताइए, आप किस दर्पण से किसी बड़ी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देख सकते हैं? सोचिए। अच्छा चलो, इस समस्या को हम करके देखते हैं। सबसे पहले समतल दर्पण के सामने एक वस्तु रखें और देखें। अब अवतल दर्पण के सामने एक बड़ी वस्तु रखें और उसका प्रतिबिंब देखें। और फिर अब आखिर में उत्तल दर्पण के सामने भी वस्तु रखें और उसका प्रतिबिंब देखें। अब आप एक छोटे से उत्तल दर्पण में ऊंचे भवन या पेड़ का पूर्ण लंबाई का प्रतिबिंब देख सकते हैं। यही प्रतिबिंब हमें बिना छुए दर्पण को पहचानने में मदद करते हैं। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब दूर होने पर तो बिंब से छोटा बनता है और उल्टा बनता है, लेकिन जैसे जैसे बिंब दर्पण के बहुत नजदीक आता जाता है, प्रतिबिंब
आकार में बड़ा होता जाता है और बिंब को अवतल दर्पण के बहुत नजदीक रखने पर तो प्रतिबिंब सीधा बनता है। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब समान आकार का बनता है, लेकिन उत्तल दर्पण द्वारा देखे जाने पर प्रतिबिंब हमेशा छोटा और सीधा बनता है। इसीलिए तो उत्तल दर्पण सामान्यतः वाहन के पार्श्व यानी साइड में लगाए जाते हैं, जिससे वाहनों के ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख सकें और सुरक्षित वाहन चला सकें। एक बात और, उत्तल दर्पण द्वारा बनाया गया हर प्रतिबिंब सीधा होता है और छोटा होता है। उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र भी बहुत बड़ा होता है, क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होता है। समझे? इसीलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग वाहनों में पार्श्व में किया जाता है।